तो अब हम लोग बात करेंगे पराधी गुण। इन्हें पराधी गुण भी कहा जाता है और पराधी गुण को ही चिकित्सा सिद्धि उपाय भी कहते हैं। पीछे हम लोग जो गुरुवादी गुण पढ़े हैं, चाहे उनको लिख लीजिए कि गुरुवादी गुण को चिकित्सीय गुण कहते हैं। गुरुवादी गुणों के द्वारा हम चिकित्सा करते हैं, इसलिए हम गुरुवादी गुण को चिकित्सीय गुण कहते हैं। और परादी गुण जो होते हैं चिकित्सा में सहायक होते हैं, इसीलिए इसे हम चिकित्सा सिद्धि उपाय कहते हैं। तो सबसे पहले परत्व और अपरत्व। परत्व और अपरत्व क्या होता है? देखिए, पहले वर्ड का मतलब अगर समझ लेंगे तो परत्व और अपरत्व का आसानी से समझ में आएगा। परत्व का मतलब है श्रेष्ठ, उत्कृष्ट या प्रधान। और अपरत्व का क्या मतलब होता है? अपरत्व का मतलब होता है अश्रेष्ठ या निकृष्ट, निकृष्ट या ही इसे कहते हैं अप्रधान। ठीक है, ये हम परत्व और अपरत्व शब्द का मतलब समझते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम ये देखें कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ कर किया जाता है, तो देश, काल, वय, मान, पाक, वीर्य, रस, आदि स्थानों पर, आदि स्थानों पर इसका प्रयोग किया जाए। जैसे एग्जाम्पल और समझे, जैसे हम बात करें देश, तो देश में एक कहते हैं कि जो जांगल देश है, जांगल देश को ही मरुभूमि भी कहा जाता है, मरुस्थल वाला, तो ये श्रेष्ठ है। और या इसको हम कहें ये पर होता है। जबकि जो आनूप देश होता है, एक आनूप देश, आनूप देश क्या होते हैं? जहाँ पानी ज्यादा होता है उसे आनूप देश कहा जाता है। और ये देश क्या होते हैं? आपर होते हैं, यानी कि आश्रेष्ठ होते हैं। आपर होते हैं यानी कि आश्रेष्ठ। और दूसरा जिसे हम कहें काल, अगर हम काल के रूप में एग्जाम्पल समझे, काल में तो दो प्रकार के काल, जैसे आदान काल। आदान काल क्या होता है? अपर होता है, आश्रेष्ठ होता है, क्योंकि आदान काल में बल कम होता है। और दूसरा जो विसर्ग काल होता है, विसर्ग काल क्या है? क्योंकि विसर्ग काल में बल क्या होता है? ज्यादा होता है, और आदान काल में जो बल की स्थिति होती है वो
कम होती है ना। तो इस प्रकार से हम परत्व और अपरत्व का हम कहाँ प्रयोग कर रहे हैं, चिकित्सा सिद्धि उपाय इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसको इस प्रकार से हम किसी को बता सकते हैं कि क्या चीज श्रेष्ठ है और क्या चीज अश्रेष्ठ है। पहली चीज तो ये है परत्व अपरत्व। दूसरा परादी गुण है परत्व और अपरत्व। तीसरा परादी गुण है युक्ति। युक्ति पर पूरी चिकित्सा टिकी है। युक्ति का सिंपल से मतलब क्या है, योजना। युक्ति से योजना, या तो युज्यते। युक्तिस्य योजना या तो युज्यते। तो युक्ति का मतलब क्या होता है, योजना। युक्ति अर्थात योजना बना। अब जैसे आपके पास में कोई व्यक्ति आया, कैसे युक्ति लगाते हैं, एग्जाम्पल देखें। किसी रोगी का कफ बढ़ा हो तो युक्ति पूर्वक उसका वमन कराओगे, है ना। अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आया है, अगर कफ बढ़ा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में हम युक्ति लगाकर उसको वमन कराएंगे ताकि उसके शरीर के अंदर जो कफ इकट्ठा है वो बाहर निकल जाए। तो ये युक्ति होती है। ऐसे ही युक्ति हम और लगाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि पंच कसाय योनि, पंच कसाय कल्पना जो हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, स्वरस, कल्क, सरत, शीत, ये पंच कसाय कल्पना है। अब ये जो पंच कसाय कल्पना है, इस पंच कसाय कल्पना में हम किस प्रकार से किस रोगी में प्रयोग करें, क्योंकि स्वरस कल्पना भारी होती है, तेज काम करती है। फांट और शीत कल्पनाएं हल्की होती हैं, जो धीरे कार्य करती हैं। तो हम किस व्यक्ति में स्वरस कल्पना प्रयोग करें, किस व्यक्ति में फांट और शीत कल्पना का प्रयोग करें, ये सब हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, युक्ति लगाकर, योजना बनाकर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद में, युक्ति के बाद में फिर संख्या। संख्या क्या है, तो संख्या स्याद गणितम। संख्या स्याद गणितम। संख्या स्याद गणितम, गणितम मतलब काउंटिंग। तो संख्या क्या है, जो गिना जा सके उसे संख्या कहते हैं। जो गिना जा सके, यानी कि काउंट किया जा सके, उसे संख्या कहते हैं। तो जो काउंट किया जा सकता है उसे हम लोग संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3, ये सब क्या है, ये संख्या है। अब संख्या का तो आयुर्वेद में बहुत ही बड़ा काम है।
संख्या जैसे कहा जाए ज्वर, एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए, ज्वर के 2 भेद, 5 भेद, इस तरह हम बात करते हैं। उन्माद के 5 भेद, है ना। या हम कहें कि संख्या, अभी हम लोगों ने पढ़ा गुरुवादी गुण, ये कितने होते हैं? 10 होते हैं। परादी गुण कितने होते हैं? तो परादी गुण होते हैं, सॉरी, गुरुवादी गुण 20 होते हैं, परादी गुण 10। ये सब काउंटिंग जो होती है ये संख्या है। और आयुर्वेद में संख्या आप चिकित्सा में प्रयोग करते हैं। कई बार ये होता है 1 दवा दे या 2 दवा दे या 3 दवा दे या 4 दवा दे, ये भी संख्या है। तो अरब, खरब, करोड़, लाख, ये सब संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। संयोग नंबर 5, संयोग क्या होता है? संयोग मतलब मिलाना, तो इसको बोलते हैं योगा सह संयोगा युज्यते। योगा सह संयोग उच्यते। तो योगा सह संयोग यानी कि किसी भी 2 या 2 से अधिक द्रव्यों को मिलाना, 2 या 2 से अधिक द्रव्यों को मिलाना क्या कहलाता है? संयोग कहलाता है। 2 या 2 से अधिक द्रव्यों का जो योग है वही संयोग कहलाता है। अब इसमें भी जो संयोग होता है ये अनित्य है। संयोग क्या है? अनित्य है। अब अनित्य है ये तो सिंपल सी बात है भाई, जैसे आपने चावल लिए और कंकड़ लिया, चावल और कंकड़ को एक में मिला दिया तो ये हो गया संयोग। लेकिन उन कंकड़ों को अगर हम अलग कर लें, चावल को अलग कर लें, तो क्या ये संबंध अनित्य होता है? अगर चावल में कंकड़ हमेशा के लिए मिल जाते तो नित्य होता, लेकिन ये अनित्य है। संयोग जो होता है इसके 3 भेद होते हैं। 3 भेद में एक कर्मज, द्वय कर्मज और सर्व कर्मज। एक कर्मज, द्वय कर्मज और सर्व कर्मज, ये 3 प्रकार के संयोग के भेद होते हैं। एक कर्मज क्या है? द्वय कर्मज क्या है? इनके बारे में देखिए। जब एक द्रव्य जो होता है उसमें जब संयोग किया जाए, जैसे एक द्रव्य क्या है? कौवा है, और कौवा आकर वृक्ष पर बैठे। अब कौवा अगर वृक्ष पे बैठेगा तो वृक्ष की डाली से उसका संयोग होगा, जिसको हम, चूंकि यहाँ पर कौवा अकेला है, वही केवल कार्य कर रहा है, वृक्ष की डाली तो स्थिर है, तो इसे हम कहते हैं एक कर्मज। अब द्वय कर्मज कैसे कहते हैं? जैसे 2 भेड़ आपस में लड़ रहे हैं, तो
दो भेड़ अगर आपस में लड़ रही हैं तो द्वय कर्मज, यानी दोनों भेड़ काम कर रही हैं। कर्मज मतलब कार्य कौन कर रहा है, तो कौवा केवल कार्य कर रहा है, डाल स्थिर है, तो एक कर्मज है। द्वय कर्मज जहां पर दोनों भेड़ आपस में लड़ रही हैं तो द्वय कर्मज है। और सर्व कर्मज क्या है, एक पात्र में बहुत सारा चावल के कण डाल दीजिए, तब एक पात्र में बहुत सारे चावल के कण डालेंगे तो सारे चावल आपस में मिलेंगे तो सर्व कर्म बहुत सारा हो जाएगा। तो ये बात हुई संयोग। फिर उसके बाद में विभाग क्या होता है। विभाग, विभाग मतलब अलग करना। तो इसकी डेफिनेशन है, विभागस्तु विभक्ति, विभागस्तु विभक्ति स्याद वियोगो भागसो ग्रह। तो विभाग क्या है, संयोग का उल्टा, वियोग अलग होना। तो जो आपने संयोग किया है, संयोग का विभक्त विभाजित होना, विभाग, ठीक है। तो संयोग का विभक्त विभाजित होना विभाग है। तो जिसके द्वारा संयोग का नाश हो वही क्या है, विभाग। विभाग भी तीन प्रकार का होता है, इसके भी तीन भेद हैं विभाग के। एक है विभक्ति, दूसरा है विभाग, सॉरी विभाग वियोग, और तीसरा है भाग सो ग्रह। विभक्ति वियोग भाग सो ग्रह। तो ये तीन भेद होते हैं। इसमें विभक्ति क्या है, वियोग क्या है, भागसो ग्रह क्या है। विभक्ति मतलब अलग करना। जैसे एग्जाम्पल ले, गुड़ची है, गुड़ची को काट कर दो भाग कर दें तो ये क्या है, विभक्ति। विभक्ति मतलब काट के अलग कर दिया, विभक्ति होगी। वियोग क्या है, वियोग ये भी अलगाव ही होता है। वियोग में एग्जाम्पल से समझे, जैसे डाल पर बैठा कौवा उड़ जाए, डाल पर बैठा कौवा उड़ जाए। जब डाल पर बैठा था तो उस समय हमने क्या कहा था उसे, कि वो संयोग हो रहा था, और जब वो उड़ जाएगा तो उसको हम कहेंगे वियोग हो गए, दोनों अलग हो गए। भागसो ग्रह क्या है, तो बड़े बहुत बड़े हिस्से से भाग से
थोड़ा सा लेना, थोड़ा सा लेना। जैसे हिंगवाष्टक चूर्ण रखा है, हिंगवाष्टक चूर्ण 100 ग्राम का डिब्बा है, 100 ग्राम के डिब्बे से 3 ग्राम लेना। मतलब 100 ग्राम का हिंगवाष्टक चूर्ण का डिब्बा घर में रखा है और आपको गैस बन गई, तो आप 3 ग्राम जो है 1 चम्मच लेके गुनगुने पानी से आप उसको खा लेंगे। तो यही भागसुग्रह है, यानी कि आपने उस पूरे हिस्से से थोड़ा सा डोज अपने लिए बना ली, यही कहलाता है भागसुग्रह। तो विभाग 3 भेद, विभक्ति, वियोग और भागसुग्रह। फिर उसके बाद में, विभाग के बाद में हम लोग बात करेंगे प्रखतत्व। प्रखतत्व, अब प्रखतत्व क्या है? प्रखतत्व अलगाव, प्रखतत्व से आदि संयोगों व लक्षण अनेकता। तो देखो, अब एक चीज यहाँ आपको क्या ध्यान देना है, ध्यान आपको ये देना है कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा था वियोग, तो संयोग जो हो रहा था उसका उल्टा वियोग है। और प्रखतत्व तो ये भी तो वैसा ही बता रहा है, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लक्षणों के आधार पर। वैलक्षण मतलब लक्षणों की विशिष्टता के कारण अलगाव। तो लक्षणों की विशिष्टता के कारण जो अलगाव होता है, या उसके लक्षणों की विशिष्टता के आधार पर जो अलगाव होता है, या एक दूसरे से जो भिन्नता प्रतीत होती है, उसे हम कहते हैं प्रखतत्व। जैसे आपके सामने एक बाल्टी रखी हो और एक घड़ा रखा हो, तो ये घड़ा है, ये बाल्टी है, ये कैसे आप पहचानेंगे? घड़ा मिट्टी का बना होगा, बाल्टी स्टील की या लोहे की बनी होगी। घड़ा गोल होगा, बाल्टी थोड़ी सी लंबी होगी। तो ये लक्षणों के आधार पर जो आप अलग कर रहे हैं, वही कहलाता है प्रखतत्व। प्रखतत्व इसके भी जो है 3 भेद हैं। नंबर 1, असंयोगात्मक। असंयोगात्मक प्रखतत्व। असंयोगात्मक मतलब कभी भी मिलाप ना होना। जैसे मेरू पर्वत और हिमालय पर्वत, सर्वदा जो मेरू और हिमालय पर्वत की भांति असंयुक्त रहना। असंयोगात्मक मतलब जैसे मेरू पर्वत अलग है, हिमालय पर्वत अलग। मेरू पर्वत दक्षिण में पड़ेगा और हिमालय पर्वत उत्तर में है, तो ये दोनों कभी मिल थोड़े सकते हैं। तो ये असंयोगात्मक प्रखत्व है जो कभी न मिल सके। फिर उसके बाद में वैलक्षणात्मक प्रखतत्व। वैलक्षणात्मक
प्रखतत्व। अब वैलक्षण क्या है? तो लक्षणों के आधार पर, जैसे एग्जाम्पल देखें, गाय और भैंस का अलग होना। अब जैसे आपसे हम कहें कि गाय और भैंस, तो आप क्या गाय को पहचान नहीं पाओगे? गाय के भी सींग है, भैंस के भी सींग है, लेकिन दोनों की बनावट अलग है ना। भैंस करिए होगी, काली होगी। गाय काली भी हो सकती है, गोरी भी हो सकती है, भूरी भी हो सकती है, चितकबरी भी हो सकती है। तो गाय तो कई प्रकार से, लेकिन भैंसिया जो है वो काली ही होगी। तो दोनों लक्षणों के आधार पर दोनों पहचान लेंगे आप। तो यही है वैलक्षणात्मक प्रखतत्व। तीसरा इसमें है अनेकात्मक प्रखतत्व। तीसरा है अनेकात्मक प्रखतत्व। जैसे अनेकात्मक क्या है? एक ही जाति, एक ही जाति में जो अलगाव होता है। जैसे गाय, गाय में लक्षणों के आधार पर ये काली है, काली, भूरी, सफेद का अलग होगा। तो जब हम एक ही, जैसे उड़द है, उड़द को भी ले लिया जाए, तो उड़द काला भी होता है, उड़द हरा भी होता है तो वो उड़द ही ना, लेकिन दोनों अलग हैं। एक काला उड़द है, एक सफेद है। ऐसे गाय में कई है। तो जब एक ही जाति में हम बात करें कि भिन्नता क्या है, उसमें अलगाव क्या है, तो उसे हम अनेकात्मक प्रखतत्व। तो प्रखतत्व लक्षणों की विशिष्टता के आधार पर जो अलगाव होता है उसे प्रखतत्व कहते हैं। तीन भेद हैं: असंयोगात्मक, वैलक्षणात्मक और अनेकात्मक। नेक्स्ट है परिणाम। परि सॉरी परिमाण। परिमाण मतलब मापना। तो परिमाणम पुनः मानव। परिमाणम पुनः पमानम, यानी कि माप कर या तौल कर, माप कर या तौल कर जो मान किया जाए। वह परिमाण। परिमाणम पुनः मानव, तो माप कर या तौल कर जो मान दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं। तो माप कर या तौल कर, जैसे कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई लंबा है,
कोई चौड़ा है, तो यही क्या है? परिमाण है। परिमाण 4 प्रकार के बताए गए हैं। अणु यानी कि छोटा, महत, अणु का मतलब क्या है? बहुत छोटा, महत मतलब बड़ा, दीर्घ, लंबा, और ह्रस्व। ह्रस्व का मतलब छोटा। अणु का मतलब बहुत ज्यादा छोटा कर लो, अति छोटा। तो परिमाण क्या है? किसी चीज को माप तोलना। अणु, महत, दीर्घ और ह्रस्व, तो ये परिमाण। नेक्स्ट है संस्कार। संस्कार क्या है? संस्कारम करणम मतम। संस्कारा करणम मतम, यानी कि करण का मतलब क्या है? संस्कार क्या है? करण, किसी के गुणों को बढ़ा देना। किसी के गुणों को बढ़ा देना संस्कार कहलाता है। जैसे मैं ये कहूं, या किसी के गुणों को बढ़ा देना, या यहाँ पर ये भी है परिवर्तित कर देना। परिवर्तित कर देना, जैसे आप लोग चावल खाते होंगे घर में, तो कच्चा चावल अगर हम आपको दे दिया जाए तो क्या आप खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। लेकिन कच्चा चावल क्या है? अगर आज चबा लिया जाए कच्चा चावल तो पेट में जाके गड़ेगा, भारीपन उत्पन्न करेगा, पचने में बहुत भारी होगा। लेकिन उसी चावल में पानी डालकर आग वगैरह पे जब चढ़ाकर उसको हम पका लेते हैं तो वही चावल हल्का हो जाता है, पचने में आसानी हो जाती। तो यही तो संस्कार है। इसे ही आयुर्वेद में संस्कार, करण मतलब उसके गुणों को बढ़ा देना या परिवर्तित कर देना, ये संस्कार कहलाता है। और ये जो गुण है, ये कैसे उत्पन्न होते हैं? ये गुण आयुर्वेद में, गुणों के जो संस्कार किए जाते हैं वो, ये गुण जल, अभी मैंने बताया चावल में जल और अग्नि के संयोग से उसके गुण परिवर्तित हो जाएंगे। या सन्निकर्ष, सन्निकर्ष मतलब मिलना। जैसे आयुर्वेद में कहा जाता है समान मात्रा में अगर घी और मधु मिलाकर खाया जाए तो विष के समान है, तो सन्निकर्ष से उसके भी गुण परिवर्तित हो गए। या मंथन, मथने से, जैसे अगर हम दूध को खूब ज्यादा मथ दें तो उससे मक्खन निकाल लें तो दूध जो भारी था मक्खन निकालने के बाद हल्का हो जाएगा, तो मंथन। देश, जैसे जंगल देश में क्या होता है, बातें बड़ी होती है, वहां चीजें हल्की होती है, अनूप देश के जो मांस वगैरह होते हैं वो भारी होते हैं। तो देश के। काल, काल में जैसे दही है, आज का जमाया हुआ दही जो है, अगर आप खा लें, जैसे सुबह दही जमाएं शाम को खाएं तो कैसा लगेगा? थोड़ा सा मीठा लगेगा, अच्छा लगेगा। लेकिन वही दही आप रख दो, 2 दिन बाद खाओ तो खट्टा लगेगा। लेकिन वही दही अगर आप 4 दिन बाद खाओ तो इतना खट्टा लगेगा कि पूरे गले में जलन कर देगा। तो है तो वो दही, लेकिन काल के बीतने पर उसके गुण क्या है? परिवर्तित हो गए। यही संस्कार है। भावना, भावना ये सब आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे कि भावना क्या होता है। भावना का मतलब होता है किसी भी चूर्ण को जब हम उसमें कोई चीज डाल के घिस देते हैं
जैसे आप आंवला चूर्ण लिए, उसके लिए आपको एक खरल लेना पड़ता है। इस प्रकार से एक खरल होता है और इस खरल में कोई चूर्ण वगैरह भर के फिर यहाँ पर एक मर्दन करने का होता है। और इसमें पता लगे जैसे आपने आंवला चूर्ण लिया और इसी में आपने आंवला स्वरस डाल दिया, आंवला स्वरस यानी कि आंवले का जो है रस निकाला और आंवले का रस इसमें डाल दिया, तो चूर्ण कैसा हो जाएगा, गीला हो जाएगा। तो इसको गीला कर लें। गीला करने के बाद में इसको घोटे, घोटने पर जब घोटते घोटते ये सूख जाए तो उसे ही कहते हैं भावना। क्या कहलाता है, भावना। भावना क्या हुआ, किसी भी द्रव्य में कोई लिक्विड वगैरह डाल के जब उसको हम घोटते हैं, घोटते घोटते उसको हम सुखा लें तो वही भावना कहलाता है। और ये जो भावना होता है ये गुणों को बढ़ा देता है। जैसे आंवला चूर्ण में अगर आंवले का रस डाल के आप घोटेंगे तो आंवले के जो गुण है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे कारण हैं, इन कारणों की वजह से गुण परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे एक और है भांड। भांड मतलब बर्तन जो है, भाजन या बर्तन। जैसे तांबे का बर्तन है, तांबे के बर्तन में रात में जब पानी भर के रख देते हैं तो क्या होता है कि कॉपर के जो आयन होते हैं वो उस पानी में आ जाते हैं। कॉपर के आयन जब उस पानी में आ जाएंगे तो पानी में कॉपर के आयन आ गए, और कॉपर क्या है, बहुत अच्छा एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है और साथ ही साथ में लीवर के जो हेपेटोसाइट होते हैं उसको एक्टिव करता है। तो तांबे में रखा हुआ रात में पानी जब सुबह पिएंगे तो वो अमृत जैसा हो जाता है। लेकिन उसी तांबे के बर्तन में आयुर्वेद में कहा गया कि अगर पानी उबाल कर पिएंगे तो विष के समान हो जाएगा। उबाल कर पीने पर विष के समान क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब उसको उबालेंगे तांबे के बर्तन में पानी तो उसमें कॉपर के आयन बहुत सारे आ जाएंगे। और बहुत ज्यादा कॉपर क्या होता है, बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है ना। बहुत ज्यादा कॉपर क्या होगा, बॉडी के लिए टॉक्सिक हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में हम बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए हम तांबे के बर्तन में पानी उबाल कर नहीं पीते हैं, रात में रख दे फिर उसको पी। ठीक है, तो ये संस्कार है। संस्कार मतलब गुणों को बढ़ा देना या परिवर्तित कर देना। संस्कार के तीन भेद बताए गए हैं। तीन भेद कौन से, वेग, भावना और स्थिति स्थापक। वेग, भावना और स्थिति स्थापक। वेग, वेग मतलब गति। और गति कहाँ मिलेगी आपको, तो गति जैसे पृथ्वी, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी में गति। जल बहता है, अग्नि तेज, आप देखें अग्नि में भी गति होती है। जैसे लावा अगर कहीं ज्वालामुखी फट जाए, लावा जो है ऊपर से नीचे बहता हुआ आता है तो वो अग्नि है। वायु आप जानते हैं, वायु तो बहती ही है। और मन जो होता है, इनमें सभी में वेग पाया जाता है। भावना क्या है, भावना इमोशंस, संस्कार, अनुभव, जो स्मरण के कारण, जो अनुभव से उत्पन्न और स्मरण का कारण है। जो अनुभव से उत्पन्न और स्मरण का कारण है वही है भावना। और ये कहाँ पाई जाती है भावना, आत्मा में। कहाँ पाई जाती है, आत्मा। नेक्स्ट है स्थिति स्थापक। स्थिति स्थापक क्या है,
कि ये इलास्टिसिटी, और ये पृथ्वी आदि द्रव्यों में पाई जाती है। जैसे आप रबड़ बैंड लें और रबड़ बैंड को खींच कर छोड़ दें तो क्या होगा, वो दोबारा से अपनी स्थिति में आ जाएगा। तो वही कहलाता है स्थिति स्थापक, इलास्टिसिटी। तो रबड़ बैंड सॉलिड है तो वो पृथ्वी के कारण ही बना है। तो ये है संस्कार। नेक्स्ट है अभ्यास। अभ्यास क्या है? अभ्यास यानी कि कंटिन्यूटी, शीलन सतत क्रिया, भाव, अभ्यसन, शीलन, सतत क्रिया। तो भाव, अव्यसन, शीलन, सतत क्रिया। तो शीलन और सतत क्रिया ये दोनों क्या है, इसके पर्याय हैं। और भाव अभ्यसन मतलब बार बार, बार बार किसी कार्य को दोहराना। वही क्या है, अभ्यास। जैसे आप लगातार पढ़ाई करते हैं, बार बार पढ़ाई करते हैं तो क्या है, वो आपको याद हो जाता है। जैसे एक सिल का पत्थर होता है जो कुएं के ऊपर लगा होता है, जब बाल्टी खींची जाती है तो उस पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। तो सिल पर पड़त निशान, रसरी आवत जात ते, सिल पर पड़त निशान, जड़मत हो तो सुजान। तो उस पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो आप भी लगातार अगर कोई चीज पढ़ेंगे तो आपके दिमाग पर भी वो चीज आएगी, समझ में आएगी। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, परादी गुण है 10, उनके बारे में था। और काफी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और कभी कभी क्या होता है कि इससे 5 नंबर की टिप्पणी भी पूछ ली जाती है। तो इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, हम लोग पढ़ेंगे अब पदार्थ विज्ञान में कर्म के बारे में। हम लोगों ने गुण के बारे में पढ़ लिया। तो गुण के बाद अब हम लोग बात करेंगे कर्म। कर्म क्या होता है? तो जो प्रयत्न आदि कर्म है, प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते। चेष्टितम उच्यते। तो जो प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न आदि जो चेष्टाएं होती हैं, वही कर्म है। जैसे सामने आपके कोई कप रखा हो, उस कप को पकड़कर आप चाय वगैरह अगर पी रहे हैं तो वही क्या है, कर्म ही तो है। चाय पीना एक कर्म है। तो ये जो चेष्टा होती है वही कर्म है। इसके अलावा इसकी जो परिभाषा है, ये तो निरुक्ति हो गई।
परिभाषा में चरक ने बताया है, हम लोग ये श्लोक पढ़ भी चुके हैं, चरक सूत्र स्थान 1 में, संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम द्रव्यमाश्रितम कर्तव्य क्रिया कर्म कर्तव्य क्रिया कर्म कर्म न अन्य अपेक्षित। तो श्लोक को भी तोड़ तोड़ के पढ़ना सीखें कि संयोगी चा विभागे चा कारणम द्रव्य आश्रितम। तो संयोग और विभाग का जो कारण है वो द्रव्य में आश्रित है। इसकी हिंदी नीचे लिख दे रहे हैं, संयोग और विभाग का कारण द्रव्य में आश्रित है। और वही क्या है, कर्तव्य जो कराता है। कर्तव्य क्रिया कर्म, और जो कर्तव्य का विषय है, कर्तव्य की क्रिया ही कर्म है। जैसे संयोग और विभाग का जो कारण है वो द्रव्य में आश्रित है, वही कर्म है। कर्तव्य की क्रिया, भाई आपका कर्तव्य क्या है? आपके पास में कोई पेशेंट आया जिसको बुखार चढ़ा हुआ है, और उस बुखार वाले पेशेंट का आपको बुखार खत्म करना है, तो आपका कर्म क्या है? बुखार को दूर करना। तो यही क्या है? यही कर्म है। तो आपका कर्तव्य क्या था? और क्रिया, क्रिया मतलब चिकित्सा, तो आपकी कर्तव्य चिकित्सा करना है, वही कर्म है। और कर्म कोई दूसरा नहीं है, ना अन्य अपेक्षित, ना ही किसी की अपेक्षा करता है। तो कर्म संयोग और विभाग में अन्य कारण की अपेक्षा नहीं करता, अन्य कारण की अपेक्षा नहीं करता। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया जाए और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि HCl और NaOH ले लिया जाए, दोनों को आपस में मिला देंगे, तो एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो वाटर और साल्ट बन जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें HCl और NaOH जब आपस में मिलेंगे तो ये वाटर बन जाएगा और NaCl बन जाएगा, साल्ट। तो ये क्या होगा? इसका संयोग हुआ। भाई इस यहाँ पर देखिए, सोडियम और क्लोराइड का संयोग होकर NaCl बन गया, हाइड्रोजन और OH का संयोग होकर वाटर बन गया। तो ये तो संयोग हो गया। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड से, अरे NaOH से सोडियम का अलग होना और HCl से हाइड्रोजन और क्लोरीन का अलग होना, ये वियोग है। तो यही कर्म है। तो कर्म किसी अन्य की अपेक्षा नहीं करता है। इसके अलावा कर्म जो है, तीन भेद, तीन भेद क्या है? मनसा, मन से किए जाने वाले काम, वाचा, वाणी यानी कि बोलने से जो कर्म किए जाते हैं, और तीसरा शरीर से किए जाने वाले कर्म होते हैं, शरीर। तो मनसा, वाचा और कर्मणा। जब हम लोग धारणी वेग पढ़ रहे थे, धारणी वेगों में हमने बताया था कि
मन वचन और शरीर से जो कर्म किए जाते हैं उनको धारण करना चाहिए। इसके अलावा कर्म में एक और डिफिनेशन हिंदी में ही जो द्रव्य आश्रयी हो, यानी कि द्रव्य में आश्रय हो, गुण रहित हो। अब कर्म का तो कोई गुण होता नहीं, गुण रहित हो, संयोग विभाग में अनपेक्ष कारण हो। अनपेक्ष कारण हो तथा समवायी कारण समवायी कारण हो, वह कर्म है। तो कर्म किसे कहेंगे? जो संयोग और विभाग में अनपेक्ष कारण, मतलब अपेक्षित है कि बिना कर्म के संयोग विभाग नहीं होगा। अगर अनपेक्ष अकारण की बात किया जाए तो वो गुण हो जाएगा। पीछे हम लोग जब गुण की डिफिनेशन पढ़े थे तो वहां पर पढ़े थे कि संयोग विभाग में अनपेक्ष अकारण है, जबकि कर्म जो होता है अनपेक्ष कारण होता है। वैदिक दर्शन की बात करें वैदिक दर्शन में कर्म जो है 5 बताए गए हैं। उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। उत्क्षेपण, उत्क्षेपण मतलब ऊपर की तरफ किसी चीज को उठाना या फेंकना। जैसे आप पल के ऊपर उठाते हैं, पल के ऊपर उठाएं, उत्क्षेपण ऊपर की तरफ फेंकना। और अवक्षेपण नीचे की तरफ फेंकना, पलकों को नीचे झुकाना। आकुंचन मतलब सिकोड़ना, आकुंचन मतलब सिकोड़ना किसी चीज को, जैसे हाथ को सिकोड़े। प्रसारण मतलब फैलाना, और गमन का मतलब चलना। ठीक है, तो ये वैदिक दर्शन में 5 प्रकार के कर्म बताए। इसके अलावा कर्म जो है लौकिक और आध्यात्मिक भेद से भी 2 प्रकार के होते हैं। एक लौकिक कर्म और दूसरा आध्यात्मिक या पारलौकिक कर्म। इहलौकिक कर्म और पारलौकिक कर्म, ये 2 प्रकार के कर्म भी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कर्म, पूर्व कर्म, पश्चात कर्म और मुख्य कर्म, ये जब हम लोग पंचकर्म कराते हैं तो वहां पर होते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर में, गुण और कर्म में अंतर क्या है? गुण और कर्म में क्या अंतर होता है?
तो गुण क्या है? निष्क्रिय है। निश्चेत यानी कि गुण क्या है? निष्क्रिय है। और जबकि कर्म क्या है? चेष्टा स्वरूप है। दूसरा, जो गुण होता है सिद्ध रूप में रहता है। सिद्ध रूप में रहता है, जबकि कर्म क्या है? साध्य रूप में रहता है। अब ये क्या बला है सिद्ध और साध्य? सिद्ध और साध्य कहने का मतलब है कि जैसे कोई कार्य करेंगे तो वो गुण से करेंगे ना, तो सिद्ध करना है। जैसे आपको मैं कहूं कि 5 किलो चावल ले आओ, तो 5 किलो चावल लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा ना दुकान तक। आपके गुण होंगे आपके अंदर, तब जाएंगे 5 किलो चावल लेके आएंगे। और 5 किलो चावल लाके घर में रख लें तो वो साध्य हो गया। यानी कि जो आपका कार्य आपने शुरू किया था वो सिद्ध करना था, वो गुण के द्वारा सिद्ध करना है। और जब वो पूर्ण हो जाए यानी कि साध्य हो जाए तो वो कर्म कहलाता है। तो यही है सिद्ध और साध्य। जो गुण है अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुका होता है। अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुका होता है। तो चाहे वो गुरुवादी गुण हो या परादी गुण हो, वो सभी अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुके होते हैं। और जबकि कर्म जो है सिद्ध स्वरूप भविष्य के गर्भ में रहता है। जैसे किसी पेशेंट को बुखार आपको सिद्ध करना है, दूर करना है, तो जब आप दवाइयां उसको देंगे तो उसका बुखार कल उतरे कि परसों उतरे, तो भविष्य में आपको पता चलेगा कि ये दवाई ज्वराग्न काम है इसका। फिर उसके बाद में गुण जो है संयोग विभाग में स्वतंत्र कारण नहीं। संयोग और विभाग में स्वतंत्र कारण नहीं है। जबकि कर्म क्या है? स्वतंत्र कारण है। संयोग और विभाग कर्म के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया कर्म के बारे में। फिर उसके बाद आता है सामान्य और विशेष। हालांकि ये सारे टॉपिक हम लोग जब चरक संहिता पढ़ रहे थे तो वहां पर भी हम लोगों ने सामान्य पढ़ लिया था, तो वहां भी पढ़ लेंगे। अब इसको ज्यादा हम नहीं पढ़ाएंगे, केवल डिफिनीशन बताए दे रहे हैं। सर्वदा सर्व भावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम। सर्वदा सर्व भावना यानी कि जो सभी भावों में सामान्य है वही वृद्धि का कारण है। सभी द्रव्यों का जो समभाव सामान्य कहलाता है। समभाव मतलब समगुण। जैसे मांस खाने से शरीर में मांस बढ़ेगा, यही है। तो ये क्या है? द्रव्य सामान्य की डिफिनीशन थी। फिर हम लोगों ने एक पढ़ा था गुण सामान्य। गुण सामान्य में पढ़ा था सामान्यम एकत्व कारणम। सामान्य एकत्व कर्म, तो जो एक करने वाला हो वो गुण सामान्य है। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था कर्म सामान्य। कर्म सामान्य क्या था? तुल्यार्था, तुल्यार्थता ही सामान्य। तुलना वाला जो सामान्य था, जैसे
चलने से बात बढ़ती थी तो बैठ जाने से बात कम हो जाती है। गुण सामान्य में दूध दही खाने से, दूध और घी खाने से शुक्र की वृद्धि, क्योंकि शुक्र के गुण और दूध और घी के गुण जो है एक जैसे होते हैं। तो ये हम लोगों ने जब हम चरक संहिता पढ़ा रहे थे वहां पे डिटेल से इनको मैंने पढ़ा दिया था, तो वहीं पर एक बार डिटेल से इनको पढ़ लेना। सामान्य, नित्य और अनेक अनुगत में एक भट्टार हरिश्चंद्र का भी सामान्य हम लोगों ने वहां बताया था, अत्यंत सामान्य, मध्य सामान्य और एक देश सामान्य। भट्टार हरिश्चंद्र ये चरक संहिता के टीकाकार हैं। इन्होंने बताया अत्यंत सामान्य, मध्य सामान्य और एक देश सामान्य, ये 3 प्रकार के सामान्य इन्होंने भी बताए। अत्यंत सामान्य क्या है, मतलब जो हम लोगों ने पीछे कर्म द्रव्य सामान्य पढ़ा है वही अत्यंत है। और एक देश सामान्य मतलब तुल्यार्था ही सामान्य, तो जो हम लोगों ने कर्म सामान्य पढ़ा था। और मध्य सामान्य क्या है, तो एकत्व कर्म जो हम लोग गुण सामान्य पढ़े थे, तो सेम वैसा ही इन्होंने बताया है। तो ये सामान्य है। फिर उसके बाद में विशेष, इसके अलावा एक पर सामान्य, एक अपर सामान्य भी होता है। पर सामान्य और एक अपर सामान्य भी होता है। तो ये भी 2 भेद, इनके बारे में भी हम लोगों ने वहां सब पता पढ़ लिया था। फिर है विशेष, विशेष के बारे में भी हम लोग वहां पर पढ़ लिए थे। ह्रास हेतु विशेषत्व प्रभुत्व उभयस्तु, द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। तीन भेद पढ़े थे, द्रव्य विशेष, गुण विशेष और तीसरा कर्म विशेष। ये 3 प्रकार के विशेष भी हम लोगों ने पढ़ लिए थे। और आयुर्वेद में इसकी उपयोगिता भी पढ़ लिया गया था। चलो बस आज इतना ही। इन दोनों में डिफरेंस क्या है और समवाय, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे।